दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे प्लस है और मेरा नाम है चारुदत्ता आपटे। दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए पिछला हफ्ता बहुत अच्छा था। मार्केट ने अच्छे गेंस दिखाए हैं, बहुत से स्टॉक 52 वीक हाई की तरफ जा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अगला अभी जो आने वाला हफ्ता है वो हफ्ता भी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहने वाला है। ग्लोबल सिचुएशन अच्छा है, ग्लोबल इंडाइसेस अच्छा काम कर रहे हैं, तो नो डाउट अपना BSE और NSE भी अच्छा परफॉर्म करेगा। उसमें भी दोस्तों जो अपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मार्केट अच्छा रहने वाला है। ये आज का वीकेंड भी मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा गया रहेगा। तो वीक की शुरुआत भी कल से अच्छी करेंगे बाय एंटरिंग इनटू अ क्वालिटी स्टॉक लाइक REC, रूरल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों ये REC के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो है और उसका रीज़न क्या है ये मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये हम सभी को मालूम है। डिविडेंड यील्ड अच्छा है, रिसेंटली उन्होंने बोनस भी दिया था 1:3। तो ये शेयर में दोस्तों सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। 2 दिन पहले मैंने PFC के ऊपर एक वीडियो बनाया था। PFC में मैंने प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी थी एटलीस्ट 50%, और तभी मैंने बोला था कि सेम लॉजिक REC के लिए अप्लाई नहीं होगा। REC भले अप्रिशिएट हुआ हो 10-12% से विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रिसेंट लो, लेकिन REC में अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम नहीं आया है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि नाउ इट इज़ टाइम टू एक्यूमुलेट REC। अभी थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल पे है, 108 109 के लेवल पे है। ये लेवल पे भी हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। नीचे जाएगा समझो, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है अगले हफ्ते, जो मुझे नहीं लगता है प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आएगी। इंडिविजुअल स्टॉक में आ सकती है, लेकिन मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी भी प्रॉफिट बुकिंग आई, शेयर का भाव नीचे चला गया, तो दोस्तों इसको 100 रुपीज़ तक नीचे तक हम लोग बाय कर सकते हैं। अभी एंट्री कर सकते हैं 108 के लेवल पे, और अगर बाय चांस शेयर नीचे गया तो नीचे के लेवल पे भी इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी पिछले 2-3 महीने में स्टॉक प्राइस के मूवमेंट में क्या क्या हुआ है वो हम लोग दोस्तों देखते हैं। दोस्तों REC ने अगस्त 22 में 1:3 का बोनस दिया। 18 अगस्त का उनका एक्स डेट था बोनस के लिए। तभी बोनस के पहले दोस्तों शेयर का भाव 133-134 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। तभी मार्केट भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तभी 133-134 रुपये के रेंज में ये शेयर था। एक्स बोनस हुआ 18 अगस्त को। एक्स बोनस का रेट दोस्तों था 106 रुपये के आसपास। एक्स बोनस होने के बाद दोस्तों मार्केट और थोड़ा ख़राब हुआ, ये शेयर में भी डिक्लाइन आया एंड शेयर 89-90 लेवल तक नीचे चला गया। उसके बाद में दोस्तों शेयर में डिविडेंड आया, अच्छा खासा डिविडेंड आया। बोनस 1:3 देने के बावजूद 5 रुपया पर शेयर का डिविडेंड आया, विच एट दैट प्राइस वर्कड आउट टू 5% डिविडेंड यील्ड, विच इज़ अ सब्सटेंशियल डिविडेंड यील्ड। दोस्तों एक चीज़ नोट करने जैसी है कि हम लोग जब भी 5% डिविडेंड यील्ड बोलते हैं, तो अगर हम शेयर डिविडेंड के पहले बाय करें कि जब भी डिविडेंड का प्राइस या डिविडेंड का अमाउंट शेयर के प्राइस में बिल्ट इन नहीं है, तभी अगर बाय करेंगे और बाद में अगर बेचेंगे, तो दोस्तों 5% का जो यील्ड है वो हमको 2 महीने के लिए मिलता है। मतलब अगर उसको 12 महीने के लिए एनुअलाइज हम लोग करेंगे तो दोस्तों 30% का यील्ड होता है। मतलब 2 महीने के लिए 5%, तो 12 महीने के लिए 30%। तो 7 नवंबर को एक्स डिविडेंड हुआ। एक्स डिविडेंड का रेट था 101 रुपीज़ 55 पैसा। और फ्राइडे को मतलब परसों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में अच्छा अपमूव आया। वही हिसाब से दोस्तों REC में भी अच्छा अपमूव आया और REC का शेयर 5.5% फ्राइडे को चढ़ा और 108 और 109 रुपये के आसपास उसका क्लोजिंग हुआ। 5% सब्सटेंशियल बड़ा हो सकता है, मंडे को थोड़ा नीचे खुले, 8 आना रुपये नीचे खुले। अगर नीचे खुलता है तो दोस्तों दैट इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। क्यों? क्योंकि इसका जो Q2 का परफॉर्मेंस है with respect to Q1 of current year and also Q2 of last year, there has been a substantial improvement। और ये जो इम्प्रूवमेंट है दोस्तों परफॉर्मेंस में, ये अभी हमको स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेंगे। और अगर आगे जाके मार्केट दोस्तों ऐसा ही अच्छा रहा तो ये शेयर वापस 135 से 145 के लेवल तक जाएगा। ये मेरा एनालिसिस है। टाइम फ्रेम इज़ नेक्स्ट 4 to 6 मंथ्स। अभी इन द कमिंग क्वार्टर्स दोस्तों इनका परफॉर्मेंस क्यों अच्छा होने वाला है, मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में दिखाया था। इनका जो हाईएस्ट इंटरेस्ट यील्ड है दैट इज़ ऑन लोन गिवन फॉर पावर जनरेशन, दैट मीन्स कन्वेंशनल जनरेशन एंड ऑल्सो रिन्यूएबल्स।
इसमें दोस्तों जो ये कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है टू इट्स बोरोअर्स इज़ फ्रॉम 9% टू 10.5%। दैट मीन ये हाईएस्ट इंटरेस्ट का ब्रैकेट है अमंगस्ट ऑल अदर सेक्टर्स जहाँ पे ये कंपनी लोन देती है। तो दोस्तों ये कंपनी ने Q1 एंड Q2 में जो लोन अमाउंट सैंक्शन किया है दैट इज़ सब्सटेंशियली हायर देन द लोन सैंक्शन इन लास्ट कंप्लीट ईयर। लास्ट ईयर में क्लोज टू 55 to 60,000 करोड़ के लोन सैंक्शन किए थे, लेकिन दोस्तों ये 2 क्वार्टर में 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा उनके लोन सैंक्शन हुए हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा जो डिसबर्समेंट हुआ था वो रिन्यूअल्स में हुआ था, और फर्स्ट क्वार्टर में जो सबसे कम हुआ था वो हुआ था कन्वेंशनल जनरेशन में, खाली 16% का डिसबर्समेंट हुआ था। कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है दैट इज़ बेस्ड ऑन द डिसबर्स लोन अमाउंट। तो पहले क्वार्टर में खाली 16% डिसबर्स हुआ था। इसका मतलब दोस्तों Q2, Q3 एंड Q4 में बैलेंस 84% जो है सैंक्शन अमाउंट का उसका डिसबर्समेंट होने वाला है, जिसके ऊपर कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ था इन स्पाइट ऑफ ओनली 15% डिसबर्समेंट वो एरिया में जहाँ पे इंटरेस्ट इनकम अच्छा है, और अभी Q2, Q3, Q4 में सब्सटेंशियल डिसबर्समेंट होने वाला है फॉर कन्वेंशनल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दोस्तों इनका जो इंटरेस्ट इनकम है वो वो आगे जाके Q3 एंड Q4 में भी सब्सटेंशियल बढ़ने वाला है। Q2 के नंबर्स ऑलरेडी आ गए हैं, उसका स्नैपशॉट हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन Q3 और Q4 में इंटरेस्ट इनकम में सब्सटेंशियल इंक्रीज होने वाला है बिकॉज ऑफ हायर डिसबर्समेंट दैट इज़ गोइंग टू टेक प्लेस फॉर कन्वेंशनल जनरेशन। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऐसे फाइनेंस करने वाले जो कंपनीज होते हैं, बैंक्स हो या NBFCs हो, उनको मेजर थ्रेट कहाँ से होता है? उनको मेजर थ्रेट होता है NPS की वजह से। NPS मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो बैड लोन्स है उसको NPS बोलते हैं। बैड लोन्स मतलब लोन लिया पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो दोस्तों लेकिन REC का अगर हम लोग बात करेंगे तो Q2 प्रीवियस ईयर से Q2 ऑफ करंट ईयर ग्रॉस NPS में 1% इज़ बहुत बड़ा अमाउंट दोस्तों एज फार एज सच टाइप्स ऑफ कंपनीज आर कंसर्न। 1% का रिडक्शन आया है, और नेट NPS में भी 0.5% का रिडक्शन आया है। यही रिडक्शन दोस्तों करंट ईयर Q1 में ग्रॉस में 0.5 का था, नेट में 0.2 का था। अभी Q2 में ग्रॉस में 1% का रिडक्शन है एंड नेट में 0.5% का रिडक्शन है। इसका मतलब दोस्तों NPS में देयर इज़ अ कंटिन्यूअस एंड इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ NPS गोइंग डाउन। और जब ये NPS नीचे जाता है दोस्तों तो NPS के ऊपर कंपनी ने प्रोविज़न किया हुआ रहता है। ये कंपनी का प्रोविज़न कवरेज रेशो है 69%। तो ये NPS जब भी रिकवर होता है तब ये जो प्रोविज़न किया हुआ है जिसका हिट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी पहले को क्वार्टर्स में लिया हुआ रहता है वो प्रोविज़न रिलीज़ होता है, और वो प्रोविज़न जब भी रिलीज़ होता है, जितना प्रोविज़न रिलीज़ होता है उतना दोस्तों 100% प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में एडिशन होता है। तो ये जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है NPS का दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन, एंड आगे जाके दोस्तों इसमें और डिक्लाइन आएगा। तो जैसे NPS में डिक्लाइन आएगा दोस्तों प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो शेयर का भाव भी आगे जाके अच्छी तरीके से बढ़ने वाला है। दोस्तों ये कंपनी का अगर हम लोग इक्विटी देखेंगे तो इक्विटी बहुत ही छोटा 2,600 करोड़ रुपए का है, लेकिन इनका जो नेटवर्थ है वो 51,000 करोड़ का दोस्तों नेटवर्थ है। नेटवर्थ मतलब अगर ये कंपनी लिक्विडेशन में गया तो शेयर होल्डर्स को कितना पैसा मिलेगा, इन सिंपल वर्ड्स दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटवर्थ। तो ये नेटवर्थ 51,000 करोड़, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 25-26 टाइम्स इनका नेटवर्थ है। एंड प्रॉफिट ऑल्सो कंटिन्यूसली इज इंक्रीजिंग। प्रॉफिट बढ़ रहा है इसीलिए नेटवर्थ भी ये कंपनी का बढ़ रहा है। एक 2 मिनट पहले दोस्तों हमने NPS के बारे में बात की, तो ये NPS आगे जाके और क्यों घटने वाले हैं उसका ये चार्ट से हमको मालूम पड़ेगा। दोस्तों 11,000 करोड़ रुपए के उनके NPS ऑलरेडी NCLT में है, और आजकल NCLT में लोन का जो निपटारा है बैड लोन्स का वो बहुत जल्दी और फास्ट ट्रैक पे होता है। तो ऐसे 11 प्रोजेक्ट्स है अमाउंटिंग टू 11,000 करोड़ जो NCLT में अभी है, और उसके सामने कंपनी के पास 77% का प्रोविज़न है। मतलब 11,000 के सामने रफली 7,000-8,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न कंपनी के पास है। जैसे ही इसका रेजोल्यूशन आएगा, जैसे ही ये NPS रिजॉल्व होंगे दोस्तों, स्ट्रेट अवे 7,000 रुपया उनके प्रॉफिटेबिलिटी में REC के ऐड होने वाला है। और जो आउटसाइड NCLT है वो 5,000 करोड़ रुपए का है,
आउटसाइड एनसीएलटी मतलब उनका एमिकेबल सॉल्यूशन होने वाला है, उसके सामने 53% प्रोविज़न ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है। तो जैसे ही इसका दोस्तों रेजोल्यूशन आएगा, और आएगा डेफिनेटली, ये 5,000 करोड़ रुपया इसीलिए वो एनसीएलटी में नहीं गए हैं क्योंकि कंपनी को कॉन्फिडेंस है कि ये आउटसाइड एनसीएलटी सेटल होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए कंपनी एनसीएलटी में नहीं गई है। तो इनका फास्टर रेजोल्यूशन चांसेस आर मोर दैन एनसीएलटी केसेस। तो इसका भी दोस्तों 2,500 से 3,000 करोड़ रुपया उनको नियर फ्यूचर में कंपनी को मिलेगा, उसके ऊपर का प्रोविज़न भी इनका रिलीज़ हो जाएगा। और Q2 में भी दोस्तों ऑलमोस्ट क्लोज टू 1,250 करोड़ का प्रोविज़न कंपनी ने ऑलरेडी रिवर्स किया है, क्योंकि उतना उनका बैड लोन अच्छे लोन में कन्वर्ट हो गया, उतना उनका रीपेमेंट हो गया। तो दोस्तों ऐसे जो कंपनीज़ है आरईसी जैसे या बैंक्स हो, इनका प्रॉफिट अगर बढ़ना है तो वह कैसे बढ़ता है? उनका जो मेन कॉस्ट है दैट इज़ इंटरेस्ट कंपोनेंट, क्योंकि कंपनी के पास तो इतना पैसा होता नहीं है लोन देने जितना वास्ट अमाउंट पे ये कंपनीज फाइनेंसिंग करती है, उतना पैसा तो कंपनीज के पास होता नहीं है। कैपिटल हमने देखा खाली 2,600 करोड़ रुपया। तो बाकी का जो दोस्तों सब्सटेंशियल अमाउंट है ये कंपनी मार्केट से बोरो करती है, उसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है दैट इज़ द मेजर कॉस्ट फॉर दिस कंपनीज। आरईसी के बारे में दोस्तों ये जो मेजर कॉस्ट है वो आगे जाके सब्सटेंशियली कम होने वाला है। कैसे कम होने वाला है आइए देखते हैं। दोस्तों ये चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स का जो कंटेंट है आउट ऑफ टोटल बोरोइंग दैट इज़ कंटिन्यूसली कमिंग डाउन, और फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स है दैट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। फॉरेन करेंसी बोरोइंग मतलब दोस्तों अपने यहाँ पे इंडिया में इंटरेस्ट परसेंटेज जो लोन के ऊपर लगता है दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। फॉरेन कंट्रीज़ में इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है वो अभी भी एज़ कम्पेयर टू इंडिया कम है। तो इसीलिए दोस्तों इसमें जो इंटरेस्ट पेड एंड इंटरेस्ट रिकवर इसका जो गैप है वो सब्सटेंशियली ज़्यादा है। अभी आपके माइंड में ये आएगा क्वेश्चन कि अगर फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो अपना रुपी तो डिप्रिशिएट होते जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू डॉलर, तो करेंसी का रिस्क कंपनी के पास है। हाँ दोस्तों करेंसी का रिस्क होता है, लेकिन ये कंपनी के पास करेंसी का रिस्क नहीं है, क्योंकि जब भी कंपनी ने फॉरेन करेंसी का लोन लिया तभी वो लोन फॉरेन करेंसी का दोस्तों अप टू द टेन्योर ऑफ फॉरेन करेंसी लोन कंपनी ने ऑलरेडी हेज करके रखा है। हेज करके रखा है मतलब कंपनी ने एक्सचेंज रेट फिक्स करके रखा है। तो एक्सचेंज रेट कितना भी ऊपर जाए नीचे जाए, ऊपर जाएगा तो भी कंपनी को लॉस नहीं होने वाला है, नीचे जाएगा तो भी कंपनी को उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों रुपी का डिप्रिसिएशन कंपनी के लिए एडिशनल कॉस्ट नहीं होगा। तो ऑन वन हैंड कंपनी का इंटरेस्ट खुद का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो नीचे जाएगा, और ऑन अदर हैंड जैसा हमने थोड़े टाइम पहले देखा कन्वेंशनल जनरेशन एंड रिन्यूएबल में सैंक्शन अमाउंट ज़्यादा है, अभी डिसबर्समेंट अमाउंट भी बढ़ेगा, जहाँ पे कंपनी का हाईएस्ट इंटरेस्ट कंपोनेंट रहता है चार्ज करने का। तो वो डिसबर्समेंट बढ़ेगा तो कंपनी का इनकम भी बढ़ेगा और कॉस्ट आगे जाके कम होने वाला है। दोस्तों अगर ये साल के पूरे 6 महीना अगर हम लोग देखेंगे, कंपनी का टोटल इनकम 19,000 करोड़ रुपए के आसपास था, प्रॉफिट 5,200 करोड़, ईयर ऑन ईयर इसमें 4% का ग्रोथ है। लोन बुक उनका दोस्तों 3.9 लाख करोड़ रुपीज़ पे अभी आया है, जिसमें 2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इनके दोस्तों एसेट क्वालिटी में भी इंक्रीज़ हुआ है। प्रोविजन कवरेज रेशो जो Q1 में 68% था अभी 69% है। इन स्पाइट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोविजन कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा है। नेटवर्थ 53,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, इसमें भी 12% का इंक्रीज़ हुआ है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इज़ ऑल्सो सब्सटेंशियली हायर टू 25%। दोस्तों ये फिनेंशियल KPIs देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस तो आता है, ये कंपनी में सब कुछ अच्छा ही है, आगे जाके भी सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। दैट गिव्स द कॉन्फिडेंस कि अभी जो शेयर का भाव 107-108 रुपया है, अगर मार्केट अच्छा रहा, ऐसे ही रहा, स्टेबल रहा, तो डेफिनेटली आगे जाके दोस्तों 135 टू 145 के रेंज में ये शेयर आएगा। लेकिन थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, 4 से 6 महीने का वक्त इसमें देना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि करंट ईयर के Q2 एंड Q1 में विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा घटा है। उसका रीज़न दोस्तों ये है कि पहले क्वार्टर में और दूसरे क्वार्टर में आउट ऑफ द सैंक्शनड अमाउंट जो डिसबर्स अमाउंट था कन्वेंशनल जनरेशन का वो बहुत ही कम है। इसीलिए दोस्तों उसका इफ़ेक्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो
करंट क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 में कम हुआ है, जो आगे जाके जब भी वो डिसबर्समेंट अभी बढ़ेगा तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि कन्वेंशनल जनरेशन एंड रिन्यूएबल्स के ऊपर जैसे कि हमको मालूम है गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, गवर्नमेंट का पुश है, तो उसका सैंक्शंस और उसका डिसबर्समेंट आगे जाके भी सब्सटेंशियली बढ़ने वाले हैं। तो जैसे ही रिन्यूएबल्स में और कन्वेंशनल जनरेशन में उनका डिसबर्समेंट बढ़ेगा तो ये जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों वो आगे जाके 4.5% के ऊपर डेफिनेटली बाय दिस ईयर एंड चला जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, ये शेयर का जो बुक वैल्यू है दैट इज़ सब्सटेंशियली हायर, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स द मार्केट ट्रेडिंग प्राइस। मार्केट में अभी 108 109 रुपये का भाव चालू है, लेकिन कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो सितंबर क्वार्टर में दोस्तों 203 रुपये के आसपास है, सब्सटेंशियली हायर। बुक वैल्यू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंडिकेटर्स कि रियलिटी में शेयर का भाव एक्चुअली कितना होना चाहिए। दैट मीन्स दिस शेयर करेंटली इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बुक वैल्यू। तो ये शेयर में दोस्तों अभी एंट्री कर सकते हैं, अभी एंट्री करना ही चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर इनटू दिस स्टॉक। नीचे जाएगा क्या? डेफिनेटली नीचे जा सकता है, नीचे जाएगा तो और थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करते जाए। दोस्तों बाय नहीं करना है, एक्यूमुलेट करना है। दोस्तों एक वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था सचिन तेंदुलकर जी का। उन्होंने 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चालू किया। उन्होंने 17 साल में मतलब ही स्टार्टेड एट एन अर्ली एज, दैट इज़ वाई ही कुड स्कोर 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज। अगर वो थोड़ा लेट अगर एंट्री लेते थे तो हो सकता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो शायद 100 सेंचुरीज बना नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्ली चालू किया, इसीलिए ही कुड स्कोर 100 सेंचुरीज इन ऑल इज इंटरनेशनल मैचेस। वैसे ही दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट और किसी शेयर में एंट्री अगर अर्ली स्टेज पे हम लोग लेंगे कि जहाँ से वो शेयर का अपमूव होने का चांसेस ज़्यादा है, डाउन साइड इज़ लिमिटेड बट अपमूव होने का चांसेस ज़्यादा है, अगर ऐसे सही समय पे हम लोग एंट्री लेंगे तो वी कैन ऑल्सो स्कोर 100 सेंचुरीज इन द स्टॉक मार्केट। और एक छोटा सा दोस्तों लास्ट पॉइंट ऑन REC। फेब्रुआरी महीने में हिस्टोरिकली REC हैज़ बीन गिविंग अ डिविडेंड ऑफ 5 to 6 रुपीज़, लेकिन अभी ये साल में बोनस आया था तो हो सकता है 5 से 6 रुपया ना आए, लेकिन दोस्तों 3.5 से 4.5 रुपये तक का डिविडेंड फेब्रुआरी के मंथ में डेफिनेटली आएगा, ये मेरा मानना है। सो नॉट ओनली फ्रॉम डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू बट मेनली फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों ये शेयर में दिस इज़ द राइट टाइम टू एंटर। और एक चीज़ दोस्तों, ऐसे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है इनमें मैक्सिमम केसेस में स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इनका डिविडेंड इटसेल्फ इज़ मोर देन 10%। अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस पे अगर देखेंगे क्लोज टू 10 to 11% का इनका डिविडेंड यील्ड है। तो भले मार्केट नीचे जाएगा, शेयर का भाव नीचे जाएगा, सब शेयर्स नीचे आएंगे, REC ऑल्सो वोंट बी एक्सेप्शन, लेकिन डरना नहीं है, होल्ड करके रखना है। नीचे के लेवल पे वापस थोड़ा इसको ऐड कर सकते हैं। एज ऑफ नो ऐड करना चाहिए, नीचे जाएगा और ऐड कीजिए, धीरे धीरे ऐड कीजिए। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो ऑन REC। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल नेक्स्ट वीक इन द स्टॉक मार्केट। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।